गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से हम लोग धीरे धीरे एक नए नए टॉपिक को उठा करके उसको पढ़ रहे हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है आपका राज्यसभा का एमसीक्यू। मतलब राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करने हैं और किस लेवल पर इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसको समझिएगा। ठीक है, क्योंकि संविधान में आपको शुरू में ही बोला हूं कि संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो समझने पे ज्यादा फोकस करता है। मतलब आप अगर उसको पढ़ भी लिए हो और अगर आप उसको नहीं समझे हो तो संविधान के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो समझना उसको ज्यादा जरूरी है। तो एमसीक्यू भी केवल रटने के लिए नहीं है, एमसीक्यू को भी क्या करना है, आपको उस चीज को समझना है। जितना ज्यादा उसको समझोगे, ये कोई जरूरी भी नहीं है कि जैसे मान लो मैं आपको कोई एमसीक्यू अभी बता रहा हूं तो यही क्वेश्चन उठा करके पूछ दे। हो सके उसी क्वेश्चन को पूछे मगर उसको थोड़ा सा घुमा करके पूछ दे। क्लियर? तो वो आपसे कब बनेगा, जब आप इस चीज को रटोगे भी और उसको समझोगे भी। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप उसको समझेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आपके संविधान से बनेंगे। ठीक है, क्योंकि संविधान जो है वो शब्दों का खेल है, पूरा शब्द पे ही डिपेंड है। एक एक वर्ड ही पूरे के पूरे आंसर को बदल देता है वो। क्लियर? ठीक। तो जो मैं अभी बता रहा हूं उसको रटिए भी, उसको समझिए भी। ठीक है ना? और कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक, उसको देखिए भी। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपको आज दिया हूं, तो जैसे 2-3 ठो क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ पर कि शुरुआत में तो सिंपल में पूछा हूं, मगर उसके बाद उस क्वेश्चन को मैं घुमा दिया। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल लेवल पर भी बताऊंगा कि किस लेवल पर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, और उसी क्वेश्चन को कैसे घुमा कर भी पूछेगा उसको भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ताकि अगर जिस भी लेवल पर राज्यसभा से कोई क्वेश्चन आए तो वो क्या हो, आसानी से हमसे बन जाए। ठीक है, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन राज्यसभा का एमसीक्यू। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा का कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कि उसकी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में बदलते हैं, और सामान्यतः जितने सदस्य बच जाते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल। तो क्वेश्चन पूछा है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए क्या होते हैं? चुने जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके। दूसरा क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्षों के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। मतलब कितने सदस्य ऐसे हैं जो 1/3 सदस्य, मतलब कितने 1/3 सदस्य ऐसे हैं जो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और चुने भी जाते हैं तो कितने सदस्य ऐसे हैं जिनका 1/3 सदस्य क्या हो जाता है, रिटायर्ड हो जाते हैं। तो कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 2 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, और उतने ही 1/3 सदस्य 2 वर्षों के लिए नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो ये याद रखो कि राज्यसभा एक स्टेबल, एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होगी। ठीक, रीजन ये है कि क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में बदलते रहते हैं, तो जो बदलते रहते हैं फिर एक नए आएंगे, या हो सके वही आ जाए, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। तो एक स्थायी सदन है, इसको ना राष्ट्रपति भंग कर सकता है ना कभी भंग किया जा सकता है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब तक सूरज चांद है तब तक राज्यसभा है, या जब तक भारत देश है तब तक राज्यसभा है, या जब तक संसद है तब तक राज्यसभा है। ठीक है, तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या होगा इसका? क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं कर सकता। आंसर इज बी। ठीक है, उसको भंग नहीं कर सकता। थर्ड क्वेश्चन, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो राज्यसभा के टोटल सदस्यों की संख्या है अभी वर्तमान में 245। कितनी है? 245 है। ठीक है, ओके। तो 245 सदस्यों की संख्या है, तो क्या उन सबका एक साथ होता है निर्वाचन? तो 245 में जो है वो होते हैं लगभग 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बाकी जितने सदस्य होते हैं सबका क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो एक साथ निर्वाचन होता है क्या? नहीं, सबका एक साथ नहीं होता। जैसे अभी हाल ही में होने वाला है, तो एक साथ पूरे के पूरे सदस्य नहीं आ रहे हैं, जितनी सीटें खाली होती जाती हैं उनका आगे प्रोसेस क्या होते जाता है, निर्वाचन होते जाता है। जैसे लोकसभा का 5 साल बाद सबका एक साथ चुनाव होता है, मगर राज्यसभा का ऐसा नहीं होता। एक साथ पूरे 200 के 45 सदस्य नहीं चुने जाते, वो अलग अलग क्या होते जाता है, उनका कार्यकाल बदलते जाता है। ठीक है, तो एक साथ चुनाव इनका नहीं होता। तो क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं होता। ठीक है ना, नहीं होता। ठीक है, क्लियर? एक साथ नहीं होता इनका चुनाव।
ठीक, एक साथ निर्वाचित नहीं होते ये, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु ऑप्शन है, अब ऑप्शन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये पूछा है कि लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्यों नहीं होती पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया है प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यता समाप्त हो जाती है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, प्रत्येक 3 वर्ष, तो ये तो गलत हो गया, प्रत्येक 3 वर्ष, तो ये भी गलत हो गया। अब ये और ये, तो यहां पर लिखा है प्रत्येक 2 वर्ष में उसके 1/4 नहीं, 1/4 नहीं, आंसर इज बी कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती। इसी कारण राज्यसभा लोकसभा की भांति भंग नहीं होती, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, ठीक है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, बी ऑप्शन। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, सी ऑप्शन। राज्यसभा की 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, एंड चौथा ऑप्शन, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है। तो पहला तो सही है ना, पहला सही है क्या कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, हाँ, भले वर्तमान में 245 है। राज्यसभा एक निरंतरता का प्रतीक है, हाँ, ये स्थायी है, ये कभी भंग नहीं होती, कंटिन्यू चलती रहती है। तीसरा ऑप्शन, राज्यसभा की 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, 2/3 नहीं, कितने, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पर क्या हो जाते हैं, पदमुक्त हो जाते हैं। तो कौन सा सही नहीं है, सी आंसर सही नहीं है, ठीक है ना, सही नहीं है पूछा है ना, तो सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। और चौथा तो हाँ, राज्य अनुसूची 4 में बोला गया है कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, ठीक है, क्लियर, ओके, तो आंसर इज सी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है, ये कथन सही पूछ रहा है। तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा करती है, बी ऑप्शन। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। डी ऑप्शन, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा है कौन सा सही है पूछा है ना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाएं करती है, हाँ, ये सही है, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हाँ, ये सही है। अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये वाला लाइन गलत कर दिया, ये लाइन सही है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मगर यहाँ पर ये जो लिख दिया है कि राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, तो ये गलत है। जरूरी नहीं है कि जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा हो राज्यसभा का सदस्य हो, और इसकी योग्यता में ये लिखा गया उपराष्ट्रपति की कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ता है तो उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वह क्या हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ना। मगर यहाँ पर क्या बोला है कि राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ सकता है। कोई जरूरी नहीं है, बस योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य बन जाए, बस हो, ये जरूरी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा के निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वो प्रत्याशी बन रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर मान लो छत्तीसगढ़ में मान लीजिए किसी को, जैसे मान लो छाया वर्मा, ठीक है ना, तो छाया वर्मा का जन्म मान लो छत्तीसगढ़ में, वो यहीं की रहने वाली है, तो जरूरी नहीं है कि छाया वर्मा को हम छत्तीसगढ़ से ही भेजें। हम अगर कांग्रेस चाहेगी तो छाया वर्मा को पता चला झारखंड से निर्वाचित कर दे या उड़ीसा से निर्वाचित कर दे। जैसे मनमोहन सिंह है पंजाब के, मगर वो राज्यसभा के सदस्य बने थे असम से। कहां से बने थे? असम से बने थे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वहीं का ही प्रत्याशी वहीं का ही निवासी हो, ठीक है ना, ये कोई जरूरी नहीं है, क्लियर, ओके। उसके बाद चौथा, भारत के संविधान में, तो ये वाला गलत हो गया ये भी, ठीक। डी ऑप्शन, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है कि कोई भी नॉमिनेट होगा उसको मंत्री पद नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी
नहीं है, ठीक है ना। तो केवल और केवल क्या सही है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा कथन सही है पूछा है, तो आंसर इज ए कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधान सभाएं करती हैं। ये सही है बस, बाकी सब के सब गलत, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट। तो क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या क्या है, तो गणपूर्ति पूछा है, तो गणपूर्ति कितना होता है, 1/10 होता है। कितना होगा, कुल सदस्यों का 1/10 बैठना चाहिए, तो ही उसका क्या होगा, कोरम कंप्लीट होगा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या, तो राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या में क्या आ जाएगा, राज्यसभा में गणपूर्ति निर्धारित संख्या, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे, याद रखना टोटल संख्या कितना है 250, भले 245 बैठ रहे हैं मगर टोटल से ही काउंट होगा, तो टोटल का 110, तो टोटल का 110 ले लोगे कितना जाएगा 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 25। कि राज्यसभा में गणपूर्ति की निर्धारित संख्या कितनी है 25 है, कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए, तो ही गणपूर्ति क्या होगा, कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, तो किसी को भी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो आंसर इज डी। उसके बाद फिर राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति वह व्यक्ति जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, कौन, उप राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो वह व्यक्ति जो भारत का उपराष्ट्रपति बनता है वही क्या बनता है, आपका लोकसभा का, सॉरी राज्यसभा का सभापति बनता है। तो जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का अगर सभापति बनना हो तो राज्यसभा के सदस्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का, क्योंकि इसका जो सभापति होता है, जो चेयरमैन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, जो पदेन होता है, जरूरी नहीं है कि वो इस सदन का सदस्य हो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, तो यहां पर देखो, पहली बात तो है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन ये पूछा है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। दूसरा ऑप्शन लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा ऑप्शन लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, चौथा लोकसभा राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन चेंज कर दे रहा हूं, और ऑप्शन चेंज करके यहां पर एक ऑप्शन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछा है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, तो पहली बात याद रखना कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भले मैं इसमें ऑप्शन में ए बी सी डी चारों लिखा हूं, मगर ये ऑप्शन गलत है चारों के चारों। इसका आंसर होगा कभी भी इसका चुनाव नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन बनता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना, कि हमें ऐसा फिर उसको क्या करना पड़ता है, फिर उसको विलोपित करना पड़ता है। मगर विलोपित करने के साथ साथ आपको इसका आंसर पता भी होना चाहिए कि इसके आंसर क्या होने चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे अगर आ जाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शन क्या है, उसमें आपका ही प्रॉफिट होगा कि वो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, विलोपित कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हूं तो मैं उसके एक अलग से आंसर लिख रहा हूं कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव ही नहीं होता, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति ही पदेन क्या होता है, सभापति होता है। तो जो व्यक्ति जिस दिन उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेता है उसी दिन वो, उसी क्षण वो राज्यसभा का भी क्या बन जाता है, सभापति बन जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पर जो ऑप्शन है उस पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, आंसर मैंने लिख दिया क्या, कि चुनाव ही नहीं होता, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। राज्यसभा के सभापति राज्यसभा सदस्य चुना जाता है, गलत। देखो फिर से घुमावदार क्वेश्चन है, वही है मगर थोड़ा सा घुमा करके। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, गलत। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ये भी गलत। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही पदेन क्या बन जाता है, सभापति बन जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन घुमाकर है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य, मतलब जो उसका सदस्य ना हो,
फिर भी उस बैठक की क्या करता है, वो उस सदन की क्या करता है, वो अध्यक्षता करता है। तो जो उस सदन का सदस्य नहीं होता फिर भी उसके बैठकों की अध्यक्षता करता है, उस सदन का अध्यक्ष होता है, तो वह सदन कौन होता है, वह सदन होता है राज्य सभा। देखो थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन है, इससे पहले एक तो क्वेश्चन था कि सदस्य नहीं होता फिर भी बैठता है, मगर यहाँ पर असदस्य एक नया वर्ड यूज हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को घुमावदार करके इसी को क्या करते हैं, वो पूछते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या होना है, उसकी भी क्या होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया तो हम उसका आंसर कैसे निकालेंगे। इसी कारण क्वेश्चन को संविधान के एकदम बारीकी से और अच्छे से उसको सुनो और अच्छे से उसको देखो, क्योंकि पूरे शब्दों का खेल है वो, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, और इजी तब लगता है जब आप उसके शब्दों को समझ पाते हो। ठीक है, तो अच्छे से उसको सुनो और अच्छे से उसको देखो, तब आराम से आपको राज्यसभा का क्या बन जाएगा, एमसीक्यू बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्य का संचालन कौन करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बैठक है और उस बैठक में अगर अध्यक्ष नहीं होता तो उस बैठक को संचालन कौन करेगा, उस बैठक का उपाध्यक्ष, मतलब उस सदन का उपाध्यक्ष करेगा। तो राज्यसभा में उपाध्यक्ष तो नहीं होता, मगर कौन होता है, उप सभापति होता है। तो कौन करेगा, उप सभापति करता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन कौन करता है। तो देखो सभापति का निर्वाचन नहीं होता क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति होता है, मगर जो उपसभापति होता है उसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। और वह भी अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, कि उस सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, उसी सदन के सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है, उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है। मतलब उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को क्या बना दिया जाता है, राज्यसभा का उपसभापति बना दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर पूछा है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, तो कौन करता है, राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। नहीं, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 बोलता है संयुक्त अधिवेशन, और यहां पर लिखा है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर राष्ट्रपति बुलाता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, उस बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकता है उस सदन के बैठक की अध्यक्षता। अगर उस सदन में अगर मान लो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो फिर कौन करेगा, उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, क्लियर। और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर 5 लोगों की एक समिति होती है, उनमें से कोई एक जिसको राष्ट्रपति बोले फिर वो करेंगे। मगर राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट। अब देखो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। मतलब द्विवार्षिक मतलब हर 2 साल में जो चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, मतलब सॉरी राज्यसभा के सदस्यों के 2 वर्ष में 1 तिहाई सदस्य बदलते रहते हैं, तो हर 2 साल में जो नए नए सदस्य चुन के आते हैं तो उनके लिए अधिसूचना कौन जारी करता है। तो याद रखो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो किसी का भी चुनाव हो, ठीक है ना, सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का, मतलब सेंट्रल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे किसी का भी चुनाव हो, सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। तो कौन अधिसूचना जारी करेगा, राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है, क्लियर। बस राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन सिंपल सा है, बता चुका हूं, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। जो राज्य के विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, उनके द्वारा होता है किसका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। लोकसभा के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते, याद रखना। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति कौन थे। तो प्रथम सभापति तो वही बनेगा जो पहला उप राष्ट्रपति बनेगा। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे कौन, राधा कृष्णन। ठीक है ना, तो आंसर इज बी। कौन थे पहले सभापति, राधा कृष्णन थे। नेक्स्ट, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही है पूछ रहा है ना, ठीक। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इसके 1 तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में, तो ये कट गया, ठीक। फिर इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में, ये भी कट गया, इसके 1 तिहाई सदस्य प्रति 3 वर्ष में, तो ये भी कट गया। तो आंसर इज बी। तो कौन सा सही है, ए, कि इसके 1 तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है ना, वही है मगर थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पर है। ठीक है,
ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? मतलब एकांतिक शक्ति कहने का मतलब है कि केवल और केवल उस पर राज्यसभा का ही अधिकार है, मतलब उसी का ही पावर है, उसी का ही अधिकार है कि वो ये काम कर सकता है। तो इनमें से कौन सा है? ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को पदस्थ करना। तो केवल और केवल राज्यसभा की एक शक्ति के अंतर्गत आता है और वो है आर्टिकल 312, जिसमें कहा गया है अखिल भारतीय सेवा का सृजन। तो अगर भारत में नई अखिल भारतीय सेवा लाना है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अधिकार दिया गया है किसको? राज्यसभा को, कि वही ये काम कर सकता है, वही यहाँ पर सबसे पहले प्रस्ताव लाएगा या उसकी सिफारिश कर सकता है। तो एकांतिक शक्ति का केंद्र कौन सा है, मतलब एकांतिक शक्ति का अधिकार कौन से अधिकार किसके अंतर्गत है? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत है, जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 312। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? मतलब ऐसा कौन सा मैटर है जिसमें राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा अधिकार या उसको उससे रिलेटेड काम करने का अधिकार ज्यादा है? तो दो है, एक है आपका आर्टिकल 312 और एक है आर्टिकल 249। तो 312 बोलता है अखिल भारतीय सेवा के संबंध में और 249 बोलता है कि जब देश में आपातकाल लगा हो तब यहाँ पर अगर राज्य की सूची से कानून बनाना हो तो उसके लिए सिफारिश कर सकता है कौन? राज्यसभा कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं अपन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है? तो एक ही है और वो है आपका अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का। यहां पर सबसे ज्यादा पावर है राज्यसभा के पास, कि जब तक राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा के लिए नहीं बोलता तब तक उसके लिए प्रस्ताव ना तो लोकसभा में आएगा ना ही उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो नई अखिल भारतीय सेवा अगर लाना है तो इसके लिए सबसे पहले कौन बोलता है, मतलब कौन प्रस्ताव करेगा, कौन सिफारिश करेगा? तो राज्यसभा करती है। तो यहाँ पर वो लोकसभा से ज्यादा अधिक अधिकार प्राप्त कर लेती है नई अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में। ठीक है, क्लियर, ओके। चलो आगे, राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं है? ठीक है, तो अब यहाँ पर उसके अधिकार पूछ रहे हैं, क्योंकि देखो राज्यसभा जो है ना, एक तो मैं बताया ना कि केवल एक नाम मात्र के लिए रह गया वो, कि हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया जो संसद से ली है तो वहां पर भी अपर हाउस है, लोअर हाउस है, फिर वहां पर महारानी है, तो यहाँ पर भी हमने वैसे ही रखा है, मगर पूरा का पूरा पावर जाता है आपके पास लोकसभा के पास, क्योंकि कार्यपालिका वहीं बैठती है। राज्यसभा को केवल रखा गया है कि कोई विधेयक, कोई सभी मतलब कोई कानून बन रहा है तो उसको पास करने के लिए एक प्रकार के प्रोसेस के तौर पर, और ना उसकी तो कोई मतलब किसी प्रकार का कोई उसको ज्यादा अधिकार ही नहीं है, मगर दो आर्टिकल के तहत उसको अधिकार लोकसभा से थोड़ा सा ज्यादा, या ये बोल सकते हैं कि उन दो आर्टिकल के तहत राज्यसभा को ही पूरा अधिकार है उस पे, लोकसभा का उसमें अधिकार ना के बराबर है। एक है आर्टिकल 312 जिसमें नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के बारे में बोला गया है, और एक है आर्टिकल 249 जिसमें कहा गया है कि अगर आपातकाल लगा है तो राज्य सूची के विषय से कानून बनाने के लिए सलाह या सिफारिश कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकती है। तो ये दो के अंतर्गत उसको लोकसभा से ज्यादा अधिकार है, या ये बोल सकते हैं कि उस पर लोकसभा का अधिकार ही नहीं, केवल राज्यसभा का है। तो ये दो है। तो ऑप्शन में देखते हैं, क्वेश्चन भी यही पूछा है कि राज्यसभा को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो एक है आपका कि राज्य सूची के विषय से राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, और अखिल भारतीय सेवा, तो दोनों पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि हाँ दोनों ही ज्यादा अधिकार हैं लोकसभा के कंपेयर में। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापित करने दृष्टि, तो आंसर इस राज्यसभा के प्रस्ताव। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, कि आर्टिकल 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर इज सी, ओके। फिर नेक्स्ट, कि केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है यदि, अभी बताया मैंने आर्टिकल 249, ठीक है ना, तो केंद्रीय संसद राज्य सूची के विषय से कानून तभी बना सकती है जब उसके लिए राज्यसभा उसको बोले। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर कि राज्यसभा इस प्रकार का प्रस्ताव क्या करे? पारित करे। बी ऑप्शन, लोकसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। तो यहाँ पर ऑप्शन में दो चीज, पहला तो ये तो कट गया लोकसभा वाला,
संसद विशेष बहुमत ये भी कट गया, क्योंकि संसद में आपका लोकसभा भी आ जाएगा, राज्यसभा भी आ जाएगा, राष्ट्रपति भी आ जाएगा। अब ऑप्शन ए और सी, तो राज्यसभा इस प्रकार एक प्रस्ताव पारित करे। हाँ, राज्यसभा अगर इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करता है तो ही क्या होगा, राज्य सूची के विषय से कानून बनाया जा सकता है। उसमें यह नहीं है कि 2/3 विशेष बहुमत से पारित करे, 1/3, 4/3, 5/3, ऐसा कुछ नहीं, केवल राज्यसभा ही सिफारिश करेगा तो ही राज्य सूची के विषय से कानून बनाया जाएगा, वो भी कब, आपातकाल के समय में। ठीक है, क्लियर। तो आंसर इज ए होगा, केवल राज्यसभा बस बोल दे, ठीक, कोई उसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। उसके बाद लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो धन विधेयक के संबंध में तो राज्यसभा बिल्कुल जीरो है, मतलब उसको कोई भी अधिकार नहीं है। अगर वो उसको पारित नहीं भी करेगा तो भी धन विधेयक, मनी बिल 14 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, पारित। तो केवल 14 दिन तक ही बस उसको अपने पास रख सकता है, उसके बाद अगर उसको पारित तो नहीं भी करेगा तो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो पारित माना जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इसको घुमा दिया, वहां सिंपल पूछा था, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा चौड़ा खींचा। पूछ तो ही रहा है कि लोकसभा के समय मतलब धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा कितने दिन तक उसको रख सकता है, पूछ वही रहा है, मगर थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर दिया, तो आंसर इस 14 ही होगा। धन विधेयक लिखा मतलब आंख बंद करके कितने दिन, 14 दिन मार लेना आंसर। ठीक है ना, अपने आप आंसर बन जाएगा ये। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा फिर से वही, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? ये देखो फिर से घुमा के क्वेश्चन को पूछा है, तो सेम वही, जब जब धन विधेयक के बारे में पूछा और राज्यसभा लिखा है, ठीक है ना, धन विधेयक बोला और राज्यसभा लिखा है, तो कुछ नहीं करना है, केवल याद रखो 14 डेज। कितना डेज? 14 डेज, चाहे वो कितना भी घुमा करके पूछे। अगर धन विधेयक लिखा है और राज्यसभा लिखा है तो 14 दिन के अंदर ही उसको सारा काम करना होगा, नहीं भी करेगा तो भी वो पारित माना जाएगा। तो आंसर 14 ही होगा। ठीक है ना, ओके। भले घुमाया, 3 क्वेश्चन आया यहीं से, मगर तीनों के तीनों को थोड़ा सा घुमाया है, तो आंसर इज 14 डेज। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? कोई नहीं, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, ना अध्यक्ष, ना राष्ट्रपति, ना संसद का संयुक्त, कोई भंग नहीं कर सकता। ठीक है ना, ओके। फिर उसके बाद निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर राज्यसभा को, ये देखो फिर वही क्वेश्चन, तो थोड़ा सा घुमा करके, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो भंग तो कर ही नहीं सकते, जब देश में आपातकाल हो नहीं, जब संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर आपातकाल लगाओ नहीं, उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में नहीं। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी, कि उसको भंग ही नहीं किया जा सकता। देखो वही क्वेश्चन को 1-2 बार पूछ रहा हूं मैं, मगर फिर भी आप थोड़ा सा उसके ऑप्शन पे कंसंट्रेट करो और क्वेश्चन के लेवल पे कंसंट्रेट करो कि वही क्वेश्चन आ रहा है मगर थोड़ा सा अलग घुमा करके आ रहा है या उसमें वर्ड को चेंज करके आ रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको राज्यसभा में पूछेंगे, तो सभी लेवल को क्या करना है, हमको तैयार रहना है कि अगर सिंपल लेवल में पूछेगा तो भी हमसे आंसर बनना चाहिए, और अगर थोड़ा सा घुमा करके पूछा या उसको लंबा करके पूछ दिया इधर उधर करके, ठीक है, तो भी हमसे आंसर बनना चाहिए। तो क्वेश्चन के लेवल को ढंग से देखो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, ये मत सोचो कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार क्वेश्चन जो आ रहे हैं पूछ वही रहा है, मगर उसको पूछने का तरीका क्या है, अलग है। ठीक है ना, इस पे कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, क्लियर, ओके। तो कोई भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, इसके स्थायी सदन होने के क्या कारण है? तो यहाँ पर वही पूछा है, ठीक, कि राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, ये एक स्थायी सदन है, मगर इसकी रीजन क्या है? तो रीजन वही है, ठीक, क्या कि इसकी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में बदलते रहते हैं, इसी कारण ये भंग नहीं होता। तो इसके स्थायी होने का रीजन क्या है? तो आंसर क्या आ जाएगा कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। कितने? 1/3 सदस्य, इसी कारण ये कैसा है, एक स्थायी सदन है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार, तो राज्यसभा के सदस्य में जो 12 सदस्य नामित होते हैं उनको कौन करता है? तो 12 सदस्यों को नामित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल से संबंधित होते हैं। तो टोटल 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला साहित्य, देखिए अब यहाँ पर देखो ना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है? तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पर पूछा कि कौन नामित करता है, तो राष्ट्रपति। अब यहाँ पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में कहा गया है ये, तो आर्टिकल 80 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में
12 सदस्यों को क्या कर सकता है, नामित कर सकता है, ठीक है ना। ओके, तो आर्टिकल 80 में कहा गया है ये, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है ना। तो किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती, तो यहां पर देख लो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। याद रखो, देखो ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो है, क्योंकि उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति के महाभियोग में है, क्योंकि इसके बिना पारित नहीं होगा, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में, क्योंकि यहाँ उसको हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो बी में लिखा है अध्यक्ष का निर्वाचन, तो अध्यक्ष केवल और केवल कहां होता है, लोकसभा में होता है। याद रखना, अध्यक्ष कहां होता है, केवल लोकसभा में। तो लोकसभा के अध्यक्ष के लिए राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं होता। अध्यक्ष वर्ड यूज किया है, तो अध्यक्ष मतलब कौन, लोकसभा वाला, ठीक है। याद रखिएगा, अध्यक्ष लिखा है मतलब लोकसभा, तो लोकसभा में इसके कोई अधिकार नहीं होते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती। फिर वही क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती, नहीं, सिंपल सा बात है। अगर लिखा है ऑप्शन भंग नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, ठीक है ना, नहीं मतलब नहीं, ठीक। उसी को पूछा मगर घुमा करके फिर से, ओके, तो नहीं हो सकती, ठीक। फिर उसके बाद राज्यसभा एक कैसा है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा है, एक स्थायी सदन है वो, ठीक है। क्लियर, और क्यों है ये तो बता दिया मैं। फिर उसके बाद धन विधेयक, सिंपल सा, धन विधेयक राज्यसभा आया तो आंसर इज 14 डेज, सॉरी आंसर इज 14 डेज आ जाएगा। क्लियर, ठीक, ओके, कितना दिन, 14 दिन। तो ये थे आपके एमसीक्यू, एकदम सरल वे में था, ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है ना, मगर फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो घुमावदार थे। क्लियर, तो मैं यही बोल रहा हूं कि संविधान के अगर आपको क्वेश्चन को बनाना है तो आपको उसके शब्दों को ढंग से समझना पड़ेगा, उसके लेवल को समझिए, और किस लेवल पर वो क्वेश्चन को घुमा रहा है इसको ध्यान दीजिए, तब आराम से आपसे क्या बन जाएगा, एमसीक्यू बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्लियर। तो एक बार क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन, आंसर के साथ रिपीट कर लेते हैं ताकि वो एक बार रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसके तुरंत आंसर लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन, तो चलो सिर्फ आंसर रिकॉल करते हैं ना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। दूसरा, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं, तो 2 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है, नहीं। फिर क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है, नहीं। फिर लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है कि राज्यसभा की भांति राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, ये गलत है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही है कौन सा है आपका कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा करती है, ये सही है। फिर उसके बाद लोकसभा राज्यसभा की गणपूर्ति 1/10, राज्यसभा में गणपूर्ति धारी संख्या 25, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, किसी को नहीं। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव ही नहीं होता। फिर राज्यसभा का सभापति क्या होता है कि किसी द्वारा नहीं चुना जाता। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है, तो राज्यसभा का, जो सदस्य नहीं होता वही इसकी अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य का संचालन कौन करेगा, तो उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है, नहीं कर सकता, लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति राधाकृष्णन।
राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने का। राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं है? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, दोनों। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है राज्यसभा के प्रस्ताव का। अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्न में से किसका अधिकार प्रदान करती है? तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने के लिए। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिन के अंदर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके तो 14 दिन के अंदर। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय हटा दिया जाना चाहिए? 14 दिन के अंदर। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? कोई नहीं। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के इसके रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसे है? राष्ट्रपति को, 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। निम्न में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? तो कोई भूमिका कहां पर नहीं होती? अध्यक्ष के निर्वाचन में। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है? 14 दिन दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये आपका क्या है? राज्यसभा के एमसीक्यू। बस इसको अच्छे से एक बार रिपीट कर लेना फिर से, और क्वेश्चन के लेवल को देख लेंगे तो आराम से राज्यसभा से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो बनेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो आपको वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है या कुछ क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास हम फिर से मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।